मेरे मामा जी 50 साल की उम्र में भी बहुत ताकतवर थे। वह थे तो 50 साल के, लेकिन अभी भी वह नौजवान की तरह ही तंदुरुस्त दिखते थे। वह मामी से बेहद प्यार करते थे और मामी को हमेशा खुश रखते थे। लेकिन जब रात हुई तो मामी के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। फिर मैंने देखा कि मामी कमरे से निकलने के बाद वह लड़खड़ा कर चल रही है। मुझे मामी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही हैरानी होती थी। मैं सोचती थी कि मामा जी ऐसा क्या करते हैं जो मामी की इतनी तबीयत खराब हो जाती है। एक दिन मामी की तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने कहा कि अपने मामा को दूध दे आओ। थोड़ी देर बाद जब मामी सो गई तो मैं मामी की तरह ही अपना हुलिया बनाकर मामा जी को दूध देने चली गई। जैसे ही मैं दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी, मामा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने ऊपर खींच लिया और मामी समझकर पूरी रात। मेरा नाम शबनम है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुकात रखती हूँ। मैं देखने में काफ़ी सुंदर हूँ और अभी 22 साल की हूँ। हम अपने माँ बाप के दो ही संतान थे और मेरे बड़े भाई पंकज हम अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही खुशी से रहते थे। मेरी भाई की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। जब से घर में मेरी भाभी आई थी, तब से मेरे मम्मी-पापा और भी ज़्यादा खुश रहने लगे थे। मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी। मेरे भाई और भाभी बहुत प्यार से रहते थे। भाई पास के शहर में एक ऑफ़िस में काम करते थे। वह जब भी ऑफ़िस से जाते तो वह हम सब के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर लाते थे। यह सब देखकर मैं बहुत खुश थी। मैं यही समझती थी कि भगवान ऐसा भाई सबको दे। मेरे मम्मी-पापा को भी भाई पर बहुत गर्व था क्योंकि भाई मम्मी-पापा से बहुत प्यार करते थे। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई थी तो मेरे मम्मी-पापा मेरी शादी के लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए थे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक अच्छा सा लड़का मेरे पापा को मालूम हुआ। पापा ने इस लड़के की छानबीन की तो पता चला कि लड़का बहुत ही अच्छा है। लड़के का नाम सुरेश है, लेकिन उसके मम्मी-पापा नहीं हैं। वह लड़का बहुत ही अच्छा है और उसमें किसी तरह का कोई ऐब नहीं है। जैसे ही मैं शादी की बात शुरू हुई तो मेरे मन में कई सारे सपने आने लगे। मैं दुनिया भर के ख्वाब देखने लगी थी। मैं जवान और खूबसूरत थी, इसलिए मेरे अंदर एक एक लड़का और लड़की के बीच भी भावनाएं काफ़ी अच्छे से समझ आती थी। पापा ने सोचा कि परिवार अच्छा है, इसलिए देरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए पापा ने झटपट मेरी शादी तय कर दी और 10 दिनों में ही शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे पति के मामा और मामी भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। सारी रस्में खत्म होने के बाद मुझे कमरे में भेज दिया गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और रात हो गई। मैं अपने सुहागरात के स्टेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उस वक्त मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था क्योंकि सुहागरात का तो वह बहुत नाम सुना था। यह शादी के एक यादगार दिनों में से होता है। मैं यही सब कुछ सोचकर घबरा रही थी। थोड़ी ही देर में सुरेश मेरे कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। वह कहने लगे, शबनम, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे जैसा मुझे जीवन साथी मिला है। शबनम, जब मैं 10 साल का था तब मेरे मम्मी पापा एक्सीडेंट में मौत हो गया। तब से मुझे मेरे मामा मामी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। फिर मैंने कहा कि आपके मामा मामी को अपनी कोई औलाद नहीं है क्या? तब मेरे पति सुरेश कहने लगे, मेरे मामी को बहुत दिनों तक कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन जब मामा जी मामी जी को बहुत इलाज करवाए तब कई साल के बाद वह प्रेग्नेंट हुई। लेकिन जब बच्चा होने का समय आया तो मामी की अचानक तबीयत खराब हो गई। मामा मामी को लेकर डॉक्टर के पास गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। उस वक्त मामा को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि मामी को ही बचा लें। उस वक्त मामी की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने यह कह दिया कि वह अब कभी मां नहीं बन सकती। इस सदमे में मेरे मामा और मामी काफ़ी दिनों तक निकल नहीं पाए। उसी के कुछ दिनों बाद मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से वह मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार दिया। मैं जितना भी कर लूँ, लेकिन मैं अपने मामा मामी का एहसान कभी नहीं भूल सकता। इतना कहते कहते मेरे पति सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कहा कि आप इतना परेशान मत होइए। मैंने कहा मैं भी अब उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। उस वक्त उनके इस बातों से ज़्यादा मुझे अपनी जज्बात का ख्याल आ रहा था। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और फिर कहा
कि अब इन्हीं सब बातों से रात गुजारेंगे क्या। आज हमारी शादी की पहली रात है। इतना कहते ही वह मुझे अपनी बाहों में भर ली और फिर मैं भी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। जैसे थोड़ी देर हुई कि सुरेश थक कर मुझसे दूर हो गए। वह 5 मिनट भी टिक नहीं सके। यह सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जानने लगी मैंने कितने सपने देखे थे और कितने अरमान सजाए हुए थे, लेकिन मेरे उन सब सपनों और अरमानों पर पानी फिर गया था। सुरेश मुझे वह संतुष्टि नहीं दे पाए थे जो एक पत्नी को अपने पति से चाहिए होता है। सुरेश फौरन ही गहरी नींद में चले गए, लेकिन मैं प्यासी मछली की तरह बिस्तर पे करवटें बदल रही थी। इसी कश्मकश में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मैं सुबह ही उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वापस आई तो मामा जी शहर में ही कसरत कर रहे थे। यह देखकर मैं हैरान थी। मामा जी 50 साल के होने के बावजूद एक जवान मर्द की तरह लग रहे थे। फिर मैं किचन में चली गई। मैं चाय बनाने लगी। थोड़ी ही देर में चाय बनकर मामा को देने चली गई। मामा जी कहने लगे, अरे बहू, तुम्हारी मामी कहाँ है? वह कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने कहा, जी वह अंदर ही हैं, कुछ काम कर रही हैं। मैं अब गौर करने लगी कि मामी जी जहाँ भी होती थीं, मामा जी वहीं पहुँच जाते थे और मामी के साथ अजीब से हरकतें करने लगते थे। मामी कहती हैं, अब तो शर्म करो, घर में नई नई बहू आई है, अगर वह यह सब देखेगी तो क्या सोचेगी। मामा जी कहने लगे कि क्या सोचेगी, हर पति पत्नी के साथ यह सब करना संभव है। सुरेश भी यह सब करता होगा। मामा मामी की ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई थी। मैं सोचने लगी कि सुरेश भी ऐसा होता। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए और फिर एक रात जब मैं बाथरूम जाने लगी तो मामा जी के कमरे से मामी जी की अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई और उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। तभी हल्की सिसकियों में ऐसा कुछ देखा जिससे मुझे अपनी जज्बात पर काबू कर पाना मुश्किल होने लगा था। किसी तरह मैं वहां से अपने जज्बात पर काबू पाते हुए अपने कमरे में चली आई और मैं भी सुरेश को उकसाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह इतना गहरी नींद में था कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। किसी तरह से बिस्तर पे करवटें बदलते बदलते सो गई। जब सुबह हुई तो मेरे पति अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगे। उनकी छुट्टी अब खत्म हो गई थी। दरअसल मेरे पति सुरेश शहर में रहकर अपनी नौकरी करता था, तो घर महीनों की आखिरी में ही आता था। मैं किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता बनाई और थोड़ी देर के बाद वह नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। मैं यूं ही अपना उदास सा चेहरा लेकर अपनी कमरे में चली गई, लेकिन मुझे रात वाला वह मंजर मेरे दिमाग में घूमने लगा था। मैं यह सोचने लगी कि मामी कितनी खुशनसीब वाली है जो अभी तक मामा जी इस कदर प्यार करते हैं। एक मेरे पति हैं जिसको प्यार के लिए मुझे तरसना पड़ता है। वह मुझे कभी भी संतुष्टि नहीं कर पाते हैं। पता नहीं क्यों अब तो ऐसे ही दिन कट रहे थे। मामी जब भी सुबह उठती तो उनके मुंह से बस यही निकलता कि कब यह मेरी जान छोड़ेंगे। मैं तो इससे तंग आ चुकी हूँ। पूरा दिन खेत में काम करता है, फिर भी रात को मुझे नहीं छोड़ता। पता नहीं यह कभी थकते भी हैं या नहीं। वह हमेशा ही अपनी कमर को पकड़ के कहती रहती कि यह कमर का दर्द ठीक हो जाए। मामी की ऐसी बातें सुनकर मैं भी हैरान रह जाती कि आखिर मामा जी ऐसा क्या करते हैं जो मामी ऐसी बातें करती रहती हैं। अगली रात फिर से मामी के कमरे से वही आवाज़ आने लगी। फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और उस खिड़की के पास जाकर उनके कमरे में झांक कर देखने लगी। फिर से वही मंजर मेरी आंखों के सामने था जिसे देखकर मैं ही बेकाबू होने लगी थी। फिर मैं अपने कदम पीछे कर ली और अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं यह सोचने लगी कि कहीं यह बात मामा जी को पता न चल जाए। हो सकता है कि उनको बहुत बुरा लगे। यही सोचकर मैं कई दिनों तक वह सब देखना बंद कर दिया था। एक दिन मामी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वह अपना सर पकड़कर यही कहे जा रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उन्हें इस सब से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस अपनी खुशी पूरी करनी है। रात को मामी ने मुझसे कहा कि बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इनके कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम्हारे मामा को इलायची वाला दूध पीने का आदत है, आज तुम ही दूध ले जाना।
इतना सुना था कि वह वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मामी दूसरे कमरे में जाकर सो गई और मैं दूध का गिलास लेकर मामा जी के कमरे में जाने लगी। उस वक्त मामा जी के कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। मैं अपना दुपट्टा सर पे रखकर घूंघट की आगे गिरा लिया, क्योंकि मामी भी ऐसे ही घूंघट डाले रहती थी। उस वक्त मैं बिल्कुल ही मामी की तरह अपना हुलिया बना लिया और कमरे के अंदर दाखिल हुई। अंदर का नज़ारा बड़ा ही खौफनाक था। मैं दूध का गिलास रखकर जैसे ही वापस आने लगी तो मामा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर खींच लिया। मैं झट से अपना मुंह ढक लिया ताकि उन्हें नजर न आए कि मैं हूँ, या फिर मेरे साथ वैसे हरकत करने लगे जैसे मामी के साथ किया करते थे। फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू ना कर सकी और वह सब होने लगा। फिर जब वह थक कर सो गए तो मैं उठकर अपने कमरे में चली आई। मैं आज बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि मामी की हालत ऐसे क्यों हो जाती है। इसका अंदाजा मुझे आज पता चला था। मैं अपने बिस्तर पे लेट गई और कब मैं गहरे नींद के आगोश में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। रात वाला खुशी का तो मुझे ठिकाना ही नहीं था। मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मामी को अभी भी तेज बुखार है। मैं उनके सर पर कपड़े भिगोकर पोंछने लगी, तभी मामा जी भी वहां आ गए। वह पूछने लगे कि बहू, अब मामी की तबीयत कैसी है। मैंने कहा हाँ, अब वह ठीक है, बुखार भी थोड़ा कम है। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मामा जी मुझे गौर से देखे जा रहे थे। इससे पहले तो वह कभी इस तरह नहीं देखे थे। मैं सोचने लगी कि कहीं रात वाली बात तो उनको पता नहीं चल गई कि मामी जी की जगह पे मैं थी। यह सब सोचकर मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा कहीं यह बात मामा जी को पता चल गई तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब रात हुई तो फिर से मामी जी कहने लगे, बहू, जब तक मेरा तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक मैं तुम्हारे मामा के पास नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए तुम मामा जी को दूध देने उनके कमरे में चली जाओ, नहीं तो वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। मामी की यह बात सुनकर मैं जैसे ही पूरा तरह से खुश हो गई थी। मैं सोचने लगी कि क्यों ना आज फिर से वह मज़ा लिया जाए। देर रात तक जब मामी सो रही थी तो मैं दूध लेकर मामा जी के कमरे में चली गई। मैं जैसे ही दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मामा जी मेरा हाथ पकड़ लिए और कहने लगी कि क्या हुआ बहू, ऐसे ही क्यों जा रही हो। मामा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा शायद मेरे साथ अब कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन मामा जी कहने लगे कि मुझे पता है कि कल रात को भी मामी की जगह तुम ही थी। फिर मैं मामा जी से कहने लगी, हाँ, अगर आपको मालूम था तो फिर मुझे कहा क्यों नहीं। मामा जी कहने लगे, बहू, मुझे पता है कि तुम सुरेश से खुश नहीं हो। तुम भले ही यह बात मुझे मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। देखो बहू, तुम इस सब की बिल्कुल चिंता मत करो। अगर तुम्हारा यही हाल रहेगा तब तुम माँ कैसे बनोगी। मामा जी की ऐसी बातें सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत डर तो मेरे मन में भी था कि कहीं यह बात सुरेश को और मामी को पता न चल जाए, तब मेरा क्या हाल होगा। उस वक्त तो मैं उस सब बातों को अलग कर दिया और मामा जी के साथ अपनी खुशियाँ बांटने लगी। उस रात भी जब मामा जी सो गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। अब तो यह रोज होने लगा था। मैं भी काफ़ी खुश रहने लगी थी। मामा जी भी जैसे हर रात को मेरा इंतज़ार करने लगे। इसी तरह से कई दिन गुजर गए और फिर एक दिन अचानक मेरा पति सुरेश घर आ गया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जब रात हुई तो सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और मेरे पति भी अपने कमरे में चले गए। उस रात को मुझे महसूस हुआ कि सुरेश अब पहले से बेहतर हो गए हैं, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं। फिर वह गहरी नींद में सो गए। इस कदर उनको सोया हुआ देख मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। फिर सोचने लगी कि मामा जी के पास चली जाऊं, लेकिन सुरेश थे, जिसकी वजह से मैं किसी तरह अपने आप को समझा कर सो गई। सुबह हुई तो सुरेश बोले कि मैं 3 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, अब 3 दिन बाद ही वापस आऊँगा। यह बात सुनकर तो मैं खुश हो गई थी। फिर से रात की वह मंजर के बारे में सोचने लगी। उस दिन बहुत ही मुश्किल से रात हुई।
जब मामी सो गई तो मैं मामा जी के कमरे में चली गई। उस रात को मैंने देखा कि मामा जी बड़ी बेसब्र से मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मेरे जाते ही वह शुरू हो गए। उस रात भी मैं पूरी तरह संतुष्ट थी और खुश भी बहुत ज़्यादा थी। अगले दिन जब मैं घर के कामों में व्यस्त थी, तब अचानक मेरे पति सुरेश घर आ गए। यह देखकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, जनाब बहुत जल्दी वापस आ गए। सुरेश कहने लगी कि शबनम, अब मैं अपनी ड्यूटी घर से ही किया करूँगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ में नहीं देखना चाहता। उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर तो मैं सब में आ गई थी। आखिर यह आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर सुरेश कहने लगे कि पता है शबनम, तुम जैसी पत्नी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मैं तो बहुत खुशनसीब वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है, क्योंकि अगर किसी औरत को अपने पति से संतुष्टि ना मिलती है तो वह दूसरे आदमी की तलाश में रहने लगती है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मेरे विश्वास को बनाए रखा। यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सुरेश की ऐसी बात सुनकर मैं अपने आप को मन ही मन में कोसने लगी। मैं सोचने लगी कि मेरे पति मुझ पर कितना भरोसा किया है और मैं उनके पीछे क्या कर रही थी। इतने अच्छे पति को मैंने धोखा दिया है। उस वक्त मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी और अब मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगी थी। मेरे पति कहने लगे कि पता है शबनम, मुझे एक गुप्त रोग था जिसका इलाज मैं शहर में ही करवा रहा था। इसी रोग की वजह से मैं अभी शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मामी की जिद के आगे मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। वैसे अब कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जब रात हुई तो मेरे पति से मुझे वह खुशी मिली, शादी के बाद कभी नहीं मिला था। आज मैं बहुत खुश थी। अगली सुबह जब मामा जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो मैं उनसे नज़रें चुराने लगी। मुझे उस वक्त अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैं एक गलत राह पर चल पड़ी थी। लेकिन अब मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती थी। उस दिन के बाद से मामा जी के कमरे में जाना छोड़ दिया और अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहने लगी थी। मामा जी समझ चुके थे कि अब वह पछतावे की आग में जल रही है और कहीं ना कहीं उनको भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उस दिन के बाद मामा जी भी मेरे ऊपर गलत निगाह रखना बंद कर दिए थे। एक अच्छे इंसान की तरह ही रहने लगे। जब किसी महिला या पुरुष को अपने पति या पत्नी से संतुष्टि नहीं मिल पाती है, तब वह गलत राह पर निकल पड़ता है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, कि आप अपने इस बात की तसल्ली करें कि उनके साथ मसला क्या है। अगर आप इस मसले का हल निकाल लें तो आपको गलत राह पे चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रास्ते पर आपको सिर्फ कुछ पल के लिए ही संतुष्टि मिलेगी, लेकिन पछतावा पूरी जीवन पड़ेगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए